नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये कहा गया है कि इंडिया म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर है उसकी फेंसिंग जल्दी ही शुरू की जाएगी। इसके पहले भी ये बात की गई थी कि 300 किलोमीटर की स्मार्ट फेंसिंग भारत और म्यांमार बॉर्डर के बीच में होने वाली है। इसके पहले फ्री मूवमेंट रिजाइम को भी भारत और म्यांमार के बीच में स्क्रैप कर दिया गया था। यह भारत के बॉर्डर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि यूपीएससी के सिलेबस के अंदर डायरेक्टली दिया गया है। तो दोस्तों, इस सेशन के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि ये बॉर्डर फेंसिंग क्यों की जा रही है, भारत और म्यांमार के बीच में क्या इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, पहले फ्री मूवमेंट रिजाइम था तो अब उसे क्यों हटाया गया, इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है ना, तो दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं। यहां पर आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? अगर आप 2024 के बच्चे हो, प्रीलिम्स और सीसेट का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अगर आप 2025 के बच्चे हो तो आपके लिए फाउंडेशनल कोर्स अवेलेबल है। मेंस गाइडेंस प्रोग्राम अवेलेबल है अगर केवल मेंस के लिए पढ़ना है तो, और ऑप्शनल के कोर्सेज अगर आपको चाहिए तो वो भी यहां पर दिए जा रहे हैं। मतलब कंप्लीट पैकेज जो है वो आपको दिया जाएगा इस पूरे कोर्स के अंदर। अब आप कहोगे कि सर इस सेंटर में जुड़ना है, पढ़ाई करना है, यूपीएससी से कलेक्टर, आईपीएस, आईआरएस ये बनना है, सही सोच रहे हो, सर पर इनरोल कैसे करें? नीचे देखना, कमेंट के अंदर पाथ फाइंडर नाम से कमेंट आया होगा, उसके अंदर सबसे पहली लिंक होगी। उस लिंक को क्लिक करना, एक फॉर्म आएगा जिसमें आपका नाम, नंबर और एजुकेटर कोड मांगेगा। एजुकेटर कोड के अंदर SRC10 या शुभेंद्र ऑप्शन होगा, उसे क्लिक कर देना। जिसके बाद मेरी टीम आपको रीच करेगी और आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा कि उस लिंक को भरने के जस्ट बाद एक और लिंक जनरेट होगी जिससे आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त होगी। तीसरा कि जब आप उस लिंक को फिल कर दोगे तो एक और लिंक भी क्रिएट होगी, जिस लिंक के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे। मतलब पूरे महीने में जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बीतते हैं उसके नोट्स बने हुए आपको मिलेंगे, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। चौथा, उस लिंक को फिल करने के बाद आप कभी भी अनअकैडमी में जाओगे, इसका मतलब यह है कि आप मेरे स्टूडेंट हो, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और ऑफलाइन में कहीं नहीं होता, या किसी बच्चे को डेमो दिया जाए आपको डेमो लेक्चर्स भी प्राप्त होंगे। तो बिल्कुल से उस लिंक को फिल कर देना। इसके अलावा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कौन सी केंद्रीय मंत्रालय है जिसने अभी 5 pronged एनर्जी इफिशियंसी प्लान टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2030 निकाला है? आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नीचे कमेंट के अंदर आप उत्तर दोगे, जो सही उत्तर देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, यहां देखना, आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, यह है म्यांमार, और इन दोनों के बीच में 1643 किलोमीटर की बॉर्डर है, जहां पर फ्री मूवमेंट रिजाइम था। लोग जो है वो इधर से उधर आ जा सकते थे। यहां की बॉर्डर भी पोरस है, क्यों? क्योंकि यहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, पूर्वांचल आए हुए हैं, कई सारी नदियां हैं। ऐसी कंडीशन में हर जगह पे सैनिक को खड़ा करना भी मुश्किल है, जिसके कारण से लोग जो है वो इधर उधर आते जाते रहते थे। पर अभी इशू क्रिएट हो रहा है। आपने रिसेंटली देखा होगा कुकी और मेती का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था मणिपुर के अंदर। क्यों हुआ था याद करो। उसका एक बहुत बड़ा मेजर कारण था कि हिल वाली जो ट्राइब्स हैं वो प्लेन वाले रीजन में जमीन खरीद रही थी, और जो प्लेन वाली ट्राइब्स हैं वो मांग कर रही थी कि हमको भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दो ताकि हम भी हिल में लैंड खरीद सके। मतलब लैंड का इशू है, आबादी ज्यादा बढ़ रही है पर लैंड कम है, एक बड़ा इशू था। उसके अलावा भी बहुत सारे इशू थे पर यह भी एक इशू था। अब हो क्या रहा है कि यहां पर म्यांमार है, म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू हुआ। जैसे ही मिलिट्री कू हुआ उसके बाद में कई सारे लोगों ने म्यांमार की सरकार के खिलाफ विरोध किया, वहां की एथनिक ट्राइब्स ने विरोध किया, जिसके बाद म्यांमार की मिलिट्री ने उसे स्ट्रांगली हैंडल किया, अटैक वगैरह किए, जिसके बाद लोगों की जिंदगी खराब होने लगी म्यांमार के अंदर। तो लोगों ने क्या किया कि म्यांमार छोड़ के कहीं और चलो। कहां चलो? बोले भारत में चलो। भारत में क्यों चलो? क्योंकि हमारी ही ट्राइब के लोग हैं, सेम एथनिक ग्रुप के लोग। जैसे कुकी ट्राइब्स की बात करूं तो वो म्यांमार में भी है, मणिपुर में भी है, मिजोरम में भी है, सेम ट्राइब के लोग हैं ना, कुकी चिन ट्राइब्स। तो ये लोग भारत के अंदर आए। अब भारत के अंदर ये आएंगे तो फिर जमीन का इशू और ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्योंकि आबादी बढ़ती जाएगी फोकट में। ऐसी कंडीशन में जरूरी है कि ये जो रेफ्यूज हैं
उनको रोका जाए। ऐसी कंडीशन में जरूरी है यहाँ पर फेंसिंग की जाए। इतना ही नहीं, देखो अभी म्यांमार के अंदर पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। पहले जो जनता गवर्नमेंट पावर में थी, अब जनता गवर्नमेंट की पावर कम हो रही है और रेबल ग्रुप की आर्मी जो है वो सोल्जर्स को मार मार के भगा रही है। सोल्जर सरेंडर कर रहे हैं। अब सोल्जर सरेंडर करके फिर वहां से भाग रहे हैं, बोले कहां भागे कहां भागे, वही भारत आ रहे हैं। अब सोचो किसी और देश के सोल्जर अगर हमारे देश में आएंगे तो क्या ये भारत की सिक्योरिटी का इश्यू नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर फेंसिंग करना जो है वो जरूरी है। इसके अलावा भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप हैं। मणिपुर तो सबसे ज्यादा वर्स्ट हिट है। उसके अलावा आप उल्फा देखोगे यहाँ पर आसाम में, नागा के अंदर आप कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप देखोगे नागालैंड के अंदर। अब जैसे उल्फा का ही केस बताता हूं मैं, आसाम के अंदर उल्फा एक्टिव है। उल्फा जो है वो पहले भूटान से और बांग्लादेश से पूरा काम चलाती थी, क्योंकि भारत के अंदर रहेगी तो भारत के सैनिक मारेंगे, तो ये लोग यहां पर अपने कैंप बना के रखे थे। भूटान के साथ में मिलकर हम लोगों ने ऑपरेशन चलाया था, तो उल्फा के कई सारे लोगों को मार मार के भगा दिया गया भूटान से। बांग्लादेश के अंदर जब से शेख हसीना पावर में आई है तब से वो भी ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप को टारगेट कर रही है। मतलब अब बांग्लादेश के दरवाजे बंद हो चुके हैं और भूटान के दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में ये इंसर्जेंट ग्रुप के पास में अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, ऊपर तिब्बत चाइना जाने से रहे म्यांमार आ जाते। म्यांमार के अंदर कई सारे कैंप हैं, उन कैंप से ऑपरेट करते हैं। वहीं कुछ इंसर्जेंट ग्रुप तो ऐसे हैं जो म्यांमार के अंदर भी आजादी की बात कर रहे हैं, जो भारत के अंदर भी, जैसे कुकी, नागाज, ये लोग दोनों रीजन के अंदर है। ऐसी कंडीशन में वहां पर इंसर्जेंसी भारत में डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। ऐसी कंडीशन में इन दोनों ग्रुप को अलग करना जरूरी है। इस कारण से यहां पर प्रॉपर रूप से फेंसिंग करना जरूरी है। वहीं तीसरी तरफ आप देखना कि यह है म्यांमार। म्यांमार के यहां पर है गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल क्या कहलाता है? यह वो जगह है जहां पर बहुत ज्यादा नारकोटिक्स का प्रोडक्शन होता है, ड्रग्स का प्रोडक्शन होता है, ओपीएम वगैरह इन सारी चीजों का प्रोडक्शन होता है। अब अगर हमारी बॉर्डर खुली होगी तो ये ड्रग्स भारत के अंदर आएंगे, इलीगल रूप से स्मगलिंग बढ़ेगी। कई सारे मटेरियल म्यांमार से स्मगल होते हैं भारत के अंदर, जिसके अंदर ड्रग्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके अलावा भी हथियार, अमुनिशन और कई सारे प्रोडक्ट को म्यांमार और भारत के बीच में स्मगल किया जाता है। अगर मणिपुर के चीफ मिनिस्टर ऑफिस की माने तो केवल 2022 में 500 ऐसे स्मगलिंग के केसेस देखे गए थे, जिसके अंदर 625 लोगों को पकड़ा गया। ये तो वो लोग हैं जो पकड़ा गए नारकोटिक्स को स्मगल करते हुए, ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो नहीं पकड़ा है। तो इस लेवल पे, और ये केवल मणिपुर के अंदर। ऐसी कंडीशन में यहां पर बॉर्डर फेंसिंग करना बहुत आवश्यक है बॉर्डर के मैनेजमेंट के लिए। इस कारण से भारत सरकार यहाँ पर ये फेंसिंग करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा बॉर्डर के रीजन के अंदर और डेवलपमेंट क्या किया जा रहा है ताकि हमारे बॉर्डर को हम अच्छे से मैनेज कर सकें, तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट स्कीम चलाई गई है ताकि बॉर्डर के रीजन के अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा सके। कंप्रेहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट स्कीम, जहां पर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश के आसपास की बॉर्डर के अंदर लोगों को अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि देखो ऐसे लोग भी हो सकते हैं, आतंकवादी भी आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। क्योंकि लोग अगर ध्यान रख के फटाक से कंप्लेन करने वाले होंगे तो ऑब्वियसली आतंकवादी वगैरह जो है वो वहां से नहीं आ पाएंगे। इसके अलावा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चाइना से बॉर्डरिंग स्टेट के लिए। अब आप देखो, जो चाइना से बॉर्डरिंग स्टेट है उसके अंदर अरुणाचल प्रदेश भी आया हुआ है, तो वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहां पर भी डेवलपमेंट करता है। और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम सारे बॉर्डर एरिया वाले रीजन को डेवलप करने के लिए। अब आप कहोगे कि यार ये इसको डेवलप करने से होगा क्या? देखो, बॉर्डर वाले एरिया जनरली बहुत रिमोट एरिया होते हैं जहां पे लोगों के पास में बहुत फैसिलिटी वगैरह होती नहीं है। अब यहां पर बॉर्डर के अंदर कोई आदमी खड़ा है, उसे चाइनीज लोगों को आते देखा, पर वहां पे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं आता, मोबाइल फोन का कनेक्शन नहीं आता, वो किससे बताए जाके और कैसे बताए? दूसरा, यहां पर अगर कंडीशन ऑफ लिविंग अच्छी नहीं होगी तो आज के समय पे लोग यहां पर जाके रहना नहीं चाहेंगे बॉर्डर वाले एरिया में, वो चाहेंगे माइग्रेट होकर देश के अंदर आना। ऐसी कंडीशन में ये रीजन खाली होते जाएंगे। फिर चाइना की आदत तो पता है, चाइना क्या करेगा, यहां पर अपने लोगों को बसाएगा, खूब डेवलपमेंट करेगा। अब जब यहां पर लोग उनके होंगे तो फिर वो भविष्य में क्लेम और मजबूत कर पाएगा। इसी कंडीशन में हमको भी चाहिए ना कि यार यहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट करें ताकि लोग यहाँ पर रहना चाहें, ताकि यहाँ पर भारतीय लोग ही रहें। और भविष्य के अंदर चाइना कभी भी कुछ कहे तो लोग खुद कहते हैं कि भाई हम तो भारत के।
इसी कंडीशन में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चलाए गए हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे सारे 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है। तो मैंने बताया सीसेट का क्रैश कोर्स 29 जनवरी से शुरू होने वाला, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स 22 जनवरी से शुरू होने वाला। बिल्कुल से एनरोल कर सकते हो। अगर आपको चाहिए हमारे सेंटर को देखना है तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना।